करेंगे सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक की, जहां भारत कांस्य के लिए जर्मनी से मुकाबला जारी है। कांस्य पदक के लिए भारत का जर्मनी से मुकाबला जारी है। पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला जारी है। भारत ने पहला गोल किया है। 1-1 की बराबरी पर फिलहाल दोनों टीमें हैं। तो भारत के पास 41 साल का पदकों का सूखा खत्म करने का आज मौका है। हॉकी में 1980 के बाद से ओलंपिक पदक भारत नहीं जीत पाया है और ये सूखा खत्म करने का आज भारत के पास सबसे अच्छा मौका है और भारत इस मौके को बिल्कुल गंवाना नहीं चाहेगा। तो 1-1 की बराबरी पर फिलहाल दोनों टीमें हैं। भारत ने पहला गोल किया है। ओलंपिक में पुरुष हॉकी का सेमीफाइनल भारतीय टीम के पास 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका है। हालांकि जर्मनी ने पहले क्वार्टर में 1-0 की बढ़त ली, लेकिन फिलहाल दोनों टीमें बराबरी पर हैं। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम से 2-5 से हार गई, लेकिन अब आज ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारत और जर्मनी के बीच ये मैच खेला जा रहा है, जिसमें फिलहाल 1-1 की बराबरी पर दोनों टीमें। और हॉकी में 1980 के बाद से ओलंपिक में कोई पदक भारत नहीं जीत सकी है, लेकिन भारत के पास आज एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है सूखे को खत्म करने का। भारत के पास 41 साल का पदकों का सूखा खत्म करने का ये मौका है और भारत इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहेगा। तो टोक्यो ओलंपिक से खबर, भारत के पास कांस्य जीतने का मौका। कांस्य के लिए पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला आज इस वक्त जारी है, भारत वर्सेस जर्मनी। और आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच अब तक 11 मैच हो चुके हैं। अभी तक की यदि बात करें तो 11 मैच दोनों के बीच हो चुके हैं, जिनमें से 4 मैच भारत जीता है और 4 मैच जर्मनी ने जीते हैं। 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। तो यदि देखा जाए तो दोनों टीमें बराबरी पर हैं और भारत के पास एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है ये पदक जीतने का, क्योंकि 1980 के बाद से ये सूखा खत्म नहीं हुआ है। ओलंपिक में पदक भारत नहीं जीत सका हॉकी में, लेकिन भारत के पास अब 41 साल का पदकों का सूखा खत्म करने का एक बहुत अच्छा मौका और भारत ने पहला गोल किया। फिलहाल दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। तो रायपुर से एक खबर, जहां सर्व आदिवासी समाज ने बड़ा ऐलान किया है। बैठक में समाज के नेताओं ने एक फैसला लिया। 30 अगस्त से छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही आदिवासी प्रदेश भर में रेल रोको अभियान भी चलाएंगे। तो 9 सूत्री मांगों को लेकर ये आंदोलन किया जाएगा। आदिवासियों की तरफ से सरकार पर मांगे पूरी न करने का आरोप लगाया गया है और अब इन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की ही मांग की है। तो आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर ये समाज अभियान चलाएगा। एक बड़ा ऐलान आदिवासी समाज की ओर से किया गया है और आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की ही मांग की गई है। 30 अगस्त से छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी, रेल भी रोकेंगे। आदिवासी समाज के नेता सोहन पोटाई ने कहा है कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं और कांकेर से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए, ये मांग भी उनकी तरफ से की गई। सिलगेर प्रकरण में तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए, मृतकों को मुआवजा देने की मांग भी की गई है। तो ये कुछ मांगे हैं जिनको लेकर सर्व आदिवासी समाज सरकार से नाराज है और 30 अगस्त से नाकेबंदी की जाएगी। आर्थिक नाकेबंदी करने का ऐलान बैठक में समाज के नेताओं ने किया है। इधर रायपुर में 35 एएसपी और सीएसपी के तबादले हुए हैं। तारकेश्वर पटेल अब रायपुर के नए एडिशनल एसपी होंगे। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, विमल कुमार बैस एडिशनल एसपी एसआईबी रायपुर, प्रशांत कतलम एडिशनल एसपी ऑपरेशन बलरामपुर, मनीषा ठाकुर को एडिशनल एसपी कवर्धा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही महेश्वर नाग को यातायात रायगढ़ एडिशनल एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई। निवेदिता पॉल एडिशनल एसपी धमतरी बनाई गई हैं। तो 35 एएसपी और सीएसपी के तबादले सरकार ने किए हैं। तारकेश्वर पटेल रायपुर के नए एडिशनल एसपी होंगे।
लखन पटेल एडिशनल एसपी ग्रामीण रायपुर, पूजा अग्रवाल को एडिशनल एसपी पीएचक्यू रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब जशपुर की नई एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडे होंगी। धमतरी की एडिशनल एसपी निवेदिता पॉल को बनाया गया है। वहीं मनीषा ठाकुर एडिशनल एसपी कवर्धा की जिम्मेदारी अब संभालेंगी। चलिए बात करते हैं कोरोना संक्रमण की। तो छत्तीसगढ़ में आंकड़े थम नहीं रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 135 नए मामले सामने आए। एक शख्स की मौत हो गई। तो जांजगीर चांपा में 14 नए मरीज मिले हैं। कांकेर में 20, जशपुर में 10 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही सूरजपुर में 15 और बस्तर में 7 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 135 नए मामले सामने आए हैं। आपको जानकारी दे दें कि बुधवार को तकरीबन 142 मामले कोरोना के सामने आए थे। वहीं दूसरी तरफ अब स्कूल खुलने के बाद बच्चे भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 1906 एक्टिव केसेस हैं। तो छत्तीसगढ़ में स्कूल अनलॉक होते ही बच्चों में कोरोना संक्रमण का अटैक शुरू हो गया है। सूरजपुर, बलौदाबाजार और कोरबा में बच्चों के संक्रमण ने सभी को डरा दिया और ऐसे में स्कूल खोले जाने के फैसले पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में स्कूल अनलॉक, फैसला कितना सही कितना गलत? सरकार के फैसले पर उठे सवाल। सरकार का फैसला बना चुनौती। भीषण संक्रमण से जूझने के बाद कोरोना की संक्रमण दर छत्तीसगढ़ में कम तो हुई, लेकिन स्कूल खुलने के बाद अब एक नए डर का साया मंडराने लगा है। सूरजपुर में 3 बच्चों के संक्रमित होने के बाद अब कोरबा में 7 और बलरामपुर में 1 स्कूली बच्चा पॉजिटिव मिला है। हालांकि छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर 0.3% ही है, लेकिन उसके बाद भी खासकर स्कूली बच्चों में संक्रमण ने सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। विपक्ष स्कूलों को खोले जाने पर राज्य सरकार के निर्णय को गलत करार दे रही है। एक बार फिर विपक्ष ने चेताया है कि संक्रमण दर और सावधानियों को ध्यान में रखकर ही स्कूल खोले जाएं। देखिए, ये संकट अभी गया नहीं है और तीसरे लहर का संकेत भी आ रहा है। हमें अभी और थोड़ी सावधानी ज़्यादा रखना चाहिए और सावधानी के साथ ही कोविड से बचाव और ख़ास तौर से बच्चों को ये तय करने के पीछे कि जहाँ जहाँ कोविड का असर बढ़ रहा है वहाँ तो अतिरिक्त सावधानी रख के स्कूल खोलना चाहिए। इधर सत्ता पक्ष भी इस बात को लेकर चिंतित है कि स्कूलों में आने वाले कुछ बच्चों में संक्रमण देखा गया है। इसलिए स्कूल खोले जाने को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई है उसकी कड़ाई से पालन के एक बार और निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि अगर संक्रमण के मामले सामने आते हैं तो स्कूल खोलने के निर्णय पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। तो कोरोना गाइडलाइन है, पूरा उसका पालन करते हुए स्कूल का संचालन करना है। 10वीं और 12वीं चूँकि बोर्ड परीक्षाएं हैं और इसलिए उनका ऑफलाइन क्लास ज़रूरी है और इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए उसका संचालन करें। और कोई भी अगर लक्षण दिखते हैं, चाहे बच्चों में हो चाहे टीचर में हो, तो वो उसको ना आने की मनाही रहेगी। क्योंकि आप मत आइए उसमें। जहाँ तक सवाल है स्कूल खोलने का, अधिकांश जिले में अभी इस तरीके से कोई प्रकरण दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन जिलों में तो स्कूल खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इन जिलों में अगर प्रकरण बढ़ेगा तो सरकार को पुनर्विचार करना होगा। स्कूल खोले जाना राज्य सरकार का एक साहसिक कदम है। ऐसे में बच्चों के संक्रमण के सामने आ रहे मामलों ने सरकार के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। इन्हीं सब चुनौतियों और संक्रमण के डर के चलते 2 साल से स्कूल बंद है। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि जब सब कुछ अनलॉक है तो फिर स्कूल क्यों नहीं खुलते? इसका जवाब शायद ये रिपोर्ट खुद दे रही है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक से ही खबर मिल रही है, जहां भारत कांस्य के लिए जर्मनी से मुकाबला जारी है और पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला है 3-1 से टीम इंडिया पिछड़ गई है। जर्मनी ने तीसरा गोल कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। भारतीय टीम के पास एक बड़ा मौका आज 41 साल बाद ब्रॉन्ज जीतने का।
लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जर्मनी की टीम लीड लेती हुई नजर आ रही है और टीम इंडिया 3-1 से पिछड़ गई है। मुकाबला जारी है, जर्मनी और भारत के बीच पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला इस वक्त चल रहा है, लेकिन 3-1 से टीम इंडिया पिछड़ गई है। तो पहले से ही शुरुआत से ही जर्मनी भारत पर लीड बनाए हुए था। शुरुआत काफी खराब टीम इंडिया की रही, लेकिन अभी यही खबर मिल रही है कि 3-1 से टीम इंडिया पिछड़ गई। हालांकि बीच में बराबरी करते नजर आ रही थी। और एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं कि 3-2 हो गया है। जर्मनी ने तीसरा गोल किया था, लेकिन टीम इंडिया ने ये दूसरा गोल कर दिया है। तो फिलहाल कड़ा मुकाबला दोनों के बीच चल रहा है। कड़ी टक्कर देती हुई टीम इंडिया जर्मनी को नजर आ रही है। मुकाबला जारी है, 3-1 से टीम इंडिया पिछड़ी थी, लेकिन दूसरा गोल अब टीम इंडिया ने कर दिया है और 3-2 इस वक्त। ये ताजा अपडेट आपको दे देते हैं। शुरुआत काफी खराब भारत की रही थी, जर्मनी लगातार लीड लेती दिखाई दे रही थी, लेकिन फिलहाल कड़ा मुकाबला दोनों के बीच चल रहा है और टीम इंडिया भी कड़ी टक्कर जर्मनी को दे रही है। 3-2 से इस वक्त ये मुकाबला चल रहा है। भारत की पुरुष हॉकी टीम का कांस्य पदक के लिए जर्मनी से मुकाबला जारी है और दोनों टीमों का स्कोर आपको बता दें 3-2 इस वक्त ये स्कोर है। टीम इंडिया के इस मुकाबले में खराब शुरुआत भले ही रही हो, लेकिन धीरे धीरे अब वापसी करती हुई ये टीम नजर आ रही है। पहले ही मिनट में जर्मनी ने इस मैच में गोल कर दिया था, लेकिन अब भारत भी कड़ी टक्कर देता हुआ दूसरा गोल भारत ने किया है और 3-2 से ये मुकाबला इस वक्त जारी है। तो आपको बता दें कि कांस्य के लिए पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला इस वक्त चल रहा है और कड़ी टक्कर भारत भी जर्मनी को देता नजर आ रहा है। दूसरा गोल भारत ने कर दिया, क्योंकि एक बड़ा मौका है आज भारत के पास कांस्य जीतने का और बिल्कुल भी इस मौके को गंवाना भारत नहीं चाहता है। इसीलिए कड़ी टक्कर जर्मनी को दी जा रही है। आपको बता दें सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम से पुरुष हॉकी टीम की हार हो गई थी, जिसके बाद अभी मुकाबला आज हो रहा है ब्रॉन्ज मेडल के लिए। भारत और जर्मनी के बीच ये मैच इस वक्त खेला जा रहा है और 40 सालों का सूखा खत्म करने का मौका आज भारत के पास है और कड़ी टक्कर देती हुई जर्मनी टीम को इंडिया नजर आ रही है। इस वक्त आपको बता दें FIH की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत तीसरे नंबर पर है, जर्मनी चौथे स्थान पर मौजूद है। जर्मनी ने पहले ही क्वार्टर में गोल करके बढ़त ले ली थी। शुरुआत हालांकि भारत की खराब रही, लेकिन अब धीरे धीरे वापसी करती हुई टीम नजर आ रही है। और उधर छत्तीसगढ़ में रायपुर में आज से फिर से वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाएगा। सभी केंद्रों में आज से टीके लगाए जाएंगे। रायपुर को 50,000 डोज दिए गए हैं। कोविशील्ड और के ये वैक्सीन के डोज दिए गए हैं। रायपुर को 50,000 डोज कोविशील्ड के मिले हैं, वहीं कोवैक्सीन के भी डोज दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि आज से फिर से वैक्सीनेशन अभियान छत्तीसगढ़ में शुरू होने जा रहा है। और यदि आपने भी टीका नहीं लगवाया है, वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो आप भी आज अपने घरों से निकलिए, वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि सभी केंद्रों में आज से टीके लगाए जाएंगे। तो फिर से वैक्सीनेशन अभियान छत्तीसगढ़ में शुरू होगा। रायपुर को 50,000 डोज कोविशील्ड के मिले हैं, वहीं 15,000 से ज्यादा डोज कोवैक्सीन के दिए गए हैं और इसीलिए एक बार फिर से अभियान आज से शुरू किया जाएगा। सभी केंद्रों में आज से टीके लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाएगा।
तो राजधानी रायपुर को 50,000 डोज कोविशील्ड के और 15,000 से ज्यादा डोज कोवैक्सीन के मिले हैं। इसलिए वैक्सीन की किल्लत खत्म होगी और आज से फिर से सभी केंद्रों पर टीके लगाए जाएंगे। और चलिए टोक्यो ओलंपिक से एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। आपको बता दें कि कड़ी टक्कर भारतीय टीम दे रही है और 3-3 से ये मुकाबला बराबरी पर पहुंच गया है। भारत ने तीसरा गोल कर दिया है और इस वक्त सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि भारत पिछड़ रहा था जर्मनी से, लेकिन कड़ी टक्कर देती हुई टीम इंडिया और 3-3 की बराबरी पर ये मुकाबला पहुंच गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको टोक्यो ओलंपिक से बता रहे। कांसे के लिए मुकाबला जारी है। पुरुष हॉकी टीम का जर्मनी टक्कर दे रही थी, भारतीय टीम को लीड लेती हुई नजर आ रही थी, लेकिन भारतीय टीम ने भी अब बराबरी पर ही मुकाबला लाकर खड़ा कर दिया है। 3-3 से दोनों टीमें इस वक्त बराबरी पर है। तीसरा गोल भारत ने कर दिया है जर्मनी के खिलाफ और ये मुकाबला इस वक्त 3-3 की बराबरी पर है। इधर छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार ने 2.5 साल में कोई भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया। कमजोरियां बताने वालों पर सरकार जबरन झूठे मुकदमे लाद रही है, जिसके विरोध में बीजेपी सड़क पर लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर भी भूपेश सरकार पर निशाना साधा। सरकार को आगाह भी किया है कि इस तरह झूठे मुकदमे में हमारे लोगों को, हमारे नेताओं को फंसाने का प्रयास ये सरकार नहीं करे, नहीं तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और इसके विरोध में भी हमारी पार्टी सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेगी। नफरत की आड़ लेकर लूटपाट और हिंसा को अंजाम देने वाले नक्सली अब अपने नए हथियार से शासन प्रशासन की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश में हैं। नक्सली अब ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं कि वो मोबाइल टावर लगाने का विरोध ना करें, क्योंकि उनके नए हथियार के इस्तेमाल में महत्वपूर्ण है। आखिर क्या है नक्सलियों का ये नया हथियार, देखिए रिपोर्ट में। नक्सलियों का नया हथियार, इंटरनेट से करेंगे बात, कैसे इस चुनौती से निपटेंगे जिम्मेदार। 21वीं सदी में सोशल मीडिया की अहमियत अब नक्सलियों को भी समझ में आने लगी है, लेकिन उनका इरादा इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का है। यही वजह है कि अब तक मोबाइल टावर समेत विकास की तमाम योजनाओं में अड़ंगा लगाने वाले नक्सली अब ग्रामीणों को मोबाइल टावर का विरोध नहीं करने की समझाइश दे रहे हैं, ताकि वो भी इस तकनीक का इस्तेमाल अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने और सरकार के खिलाफ कर सकें। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। ಇದು ಆಲಿಕೆನೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೀಸಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಾಟನ ಸರ್ಕಾರ ಖಿಲಾಫತೆ ಬೇನನ್ ಪೊಯ್ಸೋಕ್ಕೆ ರೇಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಜೇಲೋಕ್ಕೆ ತಾನಕಿ ನುಬನೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ केना ग्राम सभा ಕೀಸಿ इंटरनेट वाटना दुनिया 1 सेकंड के पुण्य मायदे मनाला इंडिया के उड़ के 2021 ना खुफिया तंत्र को लगातार इस दिशा में आगे आना चाहिए। अगर वो सर्विलांस अगर अपना बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है आंध्र और तेलंगाना की तर्ज पर यहाँ पर भी वो नक्सलियों पर नकेल कस सकते हैं। जिस प्रकार से अपने प्रचार की सामग्री पहुँचा रहे हैं और अपनी बातें जो है वो आम जनता तक रख रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार से ज़्यादा जो है वो नक्सली इसका उपयोग फ़िलहाल कर रहे हैं और इस दिशा में सरकार को विचार करना चाहिए कि आंध्र की तर्ज पर पुलिस को हाईटेक करे, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हमारे यहाँ की पुलिस कर सके। सरकार की ओर से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में नेट कनेक्टिविटी की सुविधा दी जा रही है, ताकि आदिवासियों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा सके। ऐसे में नक्सलियों के टारगेट पर अब ऐसे युवा आदिवासी हैं जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो अपने एजेंडे का प्रचार प्रसार इनके जरिए कर सकेंगे। हालांकि पुलिस भी इनकी हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। वर्तमान में अंदरूनी एवं सीमावर्ती इलाका में मोबाइल नेटवर्क कवरेज का पेनिट्रेशन बढ़ने के कारण से कहीं न कहीं मतलब मोदी और उनके समर्थक लोग द्वारा इंटरनेट, सोशल मीडिया इत्यादि विषय को भी अपना प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसके ऊपर पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखा हुआ। यदि कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से माओवादी संगठन की जो विचारधारा को उसका प्रचार प्रसार करने में यदि भागीदारी लेगा या सहयोग करेगा, कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है।
मतलब साफ है कि भोले भाले आदिवासियों को ढाल बनाकर अपना प्रोपेगेंडा चला रहे नक्सली अब जमीनी लड़ाई में पिछड़ने लगे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि परंपरागत तरीके से वो मैदान में टिक नहीं सकते, इसलिए सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। आगे बढ़ते पेंड्रा की बात करेंगे, जहां शाला प्रवेशोत्सव के दिन छात्रों से बर्तन साफ कराने के मामले में प्रधान पाठक राम प्रताप ओट्टी को निलंबित कर दिया गया है। डीईओ ने जांच के बाद प्रधान पाठक को निलंबित किया। पेंड्रा ब्लॉक की प्राथमिक शाला का मामला, जहां शाला प्रवेशोत्सव के दिन छात्रों से बर्तन साफ करवाए गए थे और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीईओ ने जांच की बात कही। जांच की गई, उसके बाद प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया। तो प्रधान पाठक राम प्रताप ओट्टी को निलंबित कर दिया गया है। आप लोग मांझे हो तो। और इधर दुर्ग में पूर्व सरपंच पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारण हालांकि फिलहाल अज्ञात है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उतई थाना क्षेत्र के बोरी गारका की घटना बताई जा रही है, जहां एक पूर्व सरपंच पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किन कारणों के चलते कदम उठाया गया, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच की जा रही है। इधर राजनांदगांव पुलिस ने सुरगी इलाके में मिले युवक के शव के मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। हत्या की साजिश युवक की पत्नी ने ही रची थी। पत्नी ने पति के दोस्तों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि पति शराब के नशे में आए दिन उससे मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर पत्नी ने उसकी हत्या की योजना बनाई। उसके दोस्तों को 1 लाख रुपए की सुपारी दी और हत्या करवा दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके दोस्तों से पूछताछ करने पे उन्होंने बोला कि हमने दारू बीड़ी के बाद उसे छोड़ दिया था। जब थोड़ी सख्ती दिखाई तो उसके फ्रेंड धर्मेंद्र उपेंद्र ने एक्सेप्ट किया कि दारू पिलाकर उसका मर्डर किया है। और उसके कारण पूछने पर उसने बताया कि मृतक की जो पत्नी है वो उससे काफ़ी परेशान रहती थी और वो दारू पी के डेली मारपीट करता था। तो उसने बोला कि अगर उसके पति को ये लोग मार देते हैं तो उसे 1 लाख रुपए के आसपास वो देगी। उसने एडवांस में 7,000 रुपये भी दिया था। तो मृतक के पत्नी के कहने पर उसके दोस्तों ने ये अंजाम किया था, दारू पिलाकर उसकी हत्या की थी, जिसमें 2-3 और आरोपियों